देन नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रांसफर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न और अमलगमेशन और डीमर्जर। बहुत ही सिंपल। तो आपका कोई बिजनेस है, जिस बिजनेस में आपने देखो लेट्स से ये है आशीष नहीं, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने कोई गुड्स परचेज किए थे, क्यों आशीष नहीं समझ में आएगा आपको भी, परचेज किए थे राइट, और इसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया था। लेट्स से इसका आईटीसी 1 लाख रुपए का। नाउ इसने क्या किया, ये बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर वाई के नाम पे, ट्रांसफर कर दिया। या लेट्स से ऐश्वर्या लिमिटेड दिस गेट्स अमलगमेटेड इनटू आशीष लिमिटेड। अरे एग्जाम्पल में क्या फर्क पड़ रहा है ना, ये अमलगमेट हो गई। और अभी लिमिटेड है, ये हो गई डिमर्ज्ड, किसमें, ऐश लिमिटेड में और आराध्या लिमिटेड में, ये हो गई डिमर्ज्ड। एग्जाम्पल है रे सभी नलायक लोग, है ना। तो ये अगर अमलगमेशन, डीमर्जर या गोइंग कंसर्न वाले केसेस है, तो ऐसे केस में इनके पास जो आईटीसी है, ट्रांसफरर के पास जो आईटीसी है, ये आईटीसी का क्या होगा, जो इन्होंने परचेस करके रखे। तो ये आईटीसी ये लोग ये ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकते, ये ट्रांसफरी को क्या कर सकते, ट्रांसफर। और इन लोगों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ट्रांसफरी को। दीज आर ट्रांसफरी एंड दिस इज ट्रांसफरर, है ना, ट्रांसफर। तो इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ट्रांसफरी को, और आईटीसी 02 फॉर्म भर के ये जो आईटीसी है ये ट्रांसफर हो सकता है, इनका आईटीसी ट्रांसफरी को मिल सकता है। वही दिया देखो, सिंपल एकदम। When the business is transferred as a going concern, amalgamation, demerger, the transferee shall be liable to get registered. Of course, transferee को registered होना पड़ेगा। To transfer unutilized ITC, उनका जो unutilized था transferer का, in the form GST ITC 02 to be filled and certified by CA और CM, इनसे सर्टिफाई करके लेना। एंड ये एग्जेम्पशन में हम लोगों ने देखा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पे एक रेफरेंस करके दिया है, तो ये गोइंग कंसर्न में जो बिजनेस ट्रांसफर होता है इट इज एग्जेम्प्ट, इस पे जीएसटी नहीं लगता। सिंपल, इससे कोई खास मतलब नहीं है। ओके चल नेक्स्ट। अब देखो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। देखो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। इनके केस में थ्रेशोल्ड को आपको देखना ही नहीं, 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी, उसको नहीं देखना है आपको। ओके, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन ध्यान देना, बाद में एक नोटिफिकेशन आया था और अगर वहां पे बताया था, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप इंटरस्टेट, आगे आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपके लिए 20 लाख का लिमिट एप्लीकेबल रहेगा या 10 लाख एज द केस में भी एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, ध्यान से सुनो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। मतलब मैंने महाराष्ट्र से आपको गुड्स बेचे बिहार में, तो मेरा टर्नओवर 1 रुपया भी है, मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में। यहां पे लिखते समय दोनों लिख दिया उन्होंने, बट आगे नोटिफिकेशन आया मैं बताऊंगा, ठीक है। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ये कौन लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल देके मैं बताता हूं फटाफट आपको। देखो जैसे मैं आपके शादी में आया, कहां पे, पूरा इवेंट, मेरा बिजनेस है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स एग्जांपल इवेंट, और आपकी शादी कहां है, मुंबई में। मैंने पूरी शादी ऑर्गेनाइज की, और फिर आपकी एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, अनुष्का। तो अनुष्का ने आपको पूछा, अरे यार ये इवेंट बड़ा मस्त ऑर्गेनाइज किया, ये कौन महानुभाव है। तो आपने बोला, अरे आप पहचानते नहीं उनको, इज द ग्रेट मैन श्री 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 आशीष, यस। तो उन्होंने किया है भाई ये इवेंट ऑर्गेनाइज। तो अनुष्का ने बोला, अरे यार मेरी शादी अगले महीने में है इंदौर में। तो वो आएंगे क्या, तो बोले, अरे ये है महानुभाव, इनसे मिलिए। तो मेरे पास आई, हेलो आशीष सर, आई सेड यस अनुष्का, हाउ आर यू। तो शी सेड आई एम फाइन सर, मेरे अगले महीने इंदौर में विराट के साथ शादी है। उसका भी नाम विराट था, उसके हस्बैंड का। तो बोले आप करेंगे सर, मैं बोला बिल्कुल करेंगे। तो मैं, अब देखो मैं तो वैसे महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मैं इंदौर में जाके, मतलब एमपी में जाके
रजिस्ट्रेशन मुझे करना पड़ेगा, और चूंकि उतना ही पीरियड, मतलब उसके शादी में जाना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है मुझे पूरा उसके शादी के लिए, तो उतने ही पीरियड के लिए मैं इंदौर में जा रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैजुअल टैक्स। मैं अगर यहां से वहां जाता हूं महाराष्ट्र से, तो मैं बाकी बिजनेस थोड़ा ना करने वाला हूं इंदौर में, तो मुझे बीइंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वहां पे सीटीपी बोल के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन ध्यान से सुनना, आगे अपन देखेंगे, ये रजिस्ट्रेशन गाइज आपको 5 दिन प्रायर अप्लीकेबल रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मतलब आपकी शादी है लेट से 15 अगस्त को, लोग आजाद होते हैं, इनकी शादी है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन बीइंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करना पड़ेगा 10 अगस्त। और इतना ही नहीं, मुझे टैक्स भी एडवांस में पे करना पड़ता है। एस्टिमेटेड मेरी क्या लायबिलिटी आएगी वो देखना पड़ता है, और मुझे टैक्स भी एडवांस में पे करना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, राइट। तो इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। देन पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ऑफ कोर्स अगर मुझे आरसीएम बेसिस पे, क्योंकि सामने वाला पे नहीं कर रहा है, सप्लायर, मुझे पे करना है रेसिपिएंट को, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, इन लोगों को। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, टीडीएस जिनको डिडक्ट करना पड़ता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोगों को, आईएसडी आपको मालूम है जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टीडीएस जिनको डिडक्ट करना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टीसीएस जिनको कलेक्ट करना पड़ता है, या प्रोवाइडर ऑफ ओआईडीएआर सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्राइवल सर्विस। द बेस्ट एग्जांपल इज वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज। ओआईडीएआर नॉन रेसिडेंट पर्सन प्रोवाइड करता है, उनके क्लाउड बेस्ड सर्वर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, दैट इज दे आर गिविंग द सर्विसेज, ओआईडीएआर सर्विस। या कोई गेम्स होते, वो गेम्स नॉन रेसिडेंट पर्सन जो है वो अपने सर्वर पे अपलोड करता है और आप प्ले करते हो गेम को, वो सर्विस दे रहे एक प्रकार की, जिसके ऊपर आपको पे करना पड़ता है, अमाउंट पे करना पड़ता है, तो दैट इज ओआईडीआर। आप गूगल में डालो, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे ओआईडीआर सर्विसेज। तो दीज सर्विसेज, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। जो लोग टीसीएस कलेक्ट करते, लाइक ये स्विगी, जोमैटो, ये लोग टीसीएस कलेक्ट करते। जैसे एक मेरा रेस्टोरेंट है, मान के चलो, कौन सा है, श्री गणेश रेस्टोरेंट है, और मेरा बिजनेस, मतलब मैं सप्लाई करता हूं स्विगी या जोमैटो के थ्रू, लोग ऑर्डर करते और फिर स्विगी जोमैटो वाले लेके जाते। तो स्विगी जोमैटो वाले क्या करेंगे, मेरे रेस्टोरेंट से कमीशन कलेक्ट करते, तो वो कमीशन सपोज 100 रुपए का उनका, तो उसके साथ 1% टीसीएस भी मेरे से लेते, 100 रुपए प्लस 1% टीसीएस लेंगे। अरे समझ में आया। तो इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको जीएसटी आरईजी 01 में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आरईजी 06 में। देखो सर्टिफिकेट मिलेगा 06 में और एप्लीकेशन करना पड़ेगा 01 में। अब सवाल यह है सर एप्लीकेशन कब करना पड़ेगा, तो देखो मान के चलो यहां आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया 20 लाख को क्रॉस कर दिया, और ये डेट है 15 मई 15 मई। तो यहां से विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन करना है, विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन करना है, मतलब 14 जून तक आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के, राइट। तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर वैलिड माना जाएगा। पर्सन बिकम्स लायबल टू पे, लायबल में कब हुआ, लायबल टू पे टैक्स कब लायबल हुआ, इस दिन लायबल हुआ, और यहां से विद इन 30 डेज मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो आप लिखा एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इज लायबल टू बिकम द रजिस्ट्रेशन। कब लायबल हुआ, 20 लाख की लिमिट क्रॉस होने के बाद, तो 15 मई को ही, तो आपको 14 जून तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा जीएसटी आरईजी 01। हावेवर देखो नोट दिया है मैंने, ऑलरेडी बता दिया आपको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of the business, और उनको एडवांस में टैक्स लाइबिलिटी पे करना है। देखो एडवांस में टैक्स लाइबिलिटी उनको पे करना पड़ेगा। अरे आया समझ में आपके। एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सिंपल। एंजुलिना नॉन रेसिडेंट पर्सन मुझे सर्विस दे रही है, उनको भी एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी पे सर्विस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब देखो अब इसमें दो बातें हो सकती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो विद इन 30 डेज करना है, मतलब 14 जून तक आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपने नहीं किया तो फिर क्या होगा, है ना।
कब से आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, तो ध्यान से सुनना। आप देखो, पहले तो ये नॉर्मल केस बता देता हूं मैं आपको। देखो, आप लायबल हुए 15 मई को और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेट्स से यहां पे 10 जून को आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब विद इन 30 डेज अप्लाई किया, बराबर। और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया 20 जून को, है ना, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आ गया। तो देखो, आप बताओ यहां इस दिन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया उस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल होगा या जिस दिन लायबल हुए उस दिन? तो हमेशा याद रखना, अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के दिन से नहीं, जिस दिन आप लायबल हुए उस दिन से आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, इफेक्टिव डेट क्या रहेगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ द एप्लीकेशन इज मेड विद इन 30 डेज, अगर 30 डेज में करते हो तो देखो, द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो लायबल हुआ था, मतलब कब हुआ था? 14 मई को, उस दिन से, या 15 में, क्या डेट लिया अपन ने? 15 मई को, वहां से इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। वहां पे लिखा एग्जाम्पल, देख लो फटाफट, पढ़ो एग्जाम्पल, लेक्चर को पॉज करो और एग्जाम्पल पढ़ो। और अगर आपने आफ्टर 30 डेज किया, मतलब मान के चलो, अब यहां पे देखो, लेक्चर को पॉज करेंगे, आप एग्जाम्पल देखेंगे। अब मान के चलो आप 15 मई को आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो आपको 14 जून तक अप्लाई करना था, लेकिन आपने नहीं किया, आपने किया लेट्स से 20 जून को, 20 नहीं ले रहे, 18 जून ले लेते, 18 जून को आपने अप्लाई कर, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। और सर्टिफिकेट आया आपका लेट्स से 25 जून को, डिपार्टमेंट ने सब अप्रूव कर दिया और 25 जून को आपका सर्टिफिकेट आ गया। अब बताओ, अब आप कहां से लायबल होगे? इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? जिस दिन आपका ये सर्टिफिकेट आएगा। ओके, तो अगर आप विद इन 30 डेज नहीं करते हो तो फिर जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा है, एग्जाम्पल देख लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, पर्सन एग्जिम्प्ट फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है? देखो फटाफट, एग्रीकल्चरिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन ऑफ लैंड से क्या क्या, जैसे ग्रेन से, फ्रूट से, आप फ्रूट का सप्लाई कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो फ्रूट सप्लायर को भले उनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाए, उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इन लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को, भले उनका टर्नओवर 40 लाख, लेकिन वो कौन सा, आप टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई करेगी, ग्राइज कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर आप क्या कर रहे हो कि मान के चलो पोटैटो चिलीज आप बेच रहे हो, तो दिस इज आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही 20 लाख के ऊपर, 40 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर टर्न हो जाए। बट अब आप ये क्या कर रहे हो, ये पोटैटो चिलीज को वेयर हाउसिंग कर रहे हो, वेयर हाउसिंग की आपकी सर्विस है, वेयर हाउसिंग की सर्विस है, और वो वेयर हाउसिंग के सर्विस से रिसिप्ट है आपकी 25 लाख रुपए, तो आर रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अरे बराबर, ग्रेट। देन पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्ट सप्लाईज और नॉन टैक्सेबल। आप सिर्फ काला जामुन बेच रहे हो, एग्जिम्प्टेड सप्लाई, सिर्फ एग्जिम्प्टेड सप्लाई, एक्सक्लूसिवली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, एक्सक्लूसिवली। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी, जैसा हमने देखा था वहां गुजरात स्टेट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, बट हाँ टर्नओवर के लिए इसको काउंट किया जाएगा। देन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अप टू 20 लाख। देखो मैंने बताया था पिछले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, कंपलसरी, लेकिन वो गुड्स के लिए था, सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट है। भले ही आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो, 20 लाख की लिमिट आपके लिए थ्रेशोल्ड है। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब क्या गाइस, देखो आप ऐसे गुड्स बेच रहे हो या ऐसी सर्विसेज दे रहे हो जिसपे एक्सक्लूसिव रिवर्स चार्ज है। ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। मतलब क्या कि मैं गुड्स और सर्विसेज ऐसे एक्सक्लूसिव दे रहा हूं गाइस जिसमें कंप्लीट रिवर्स चार्ज है, मतलब सामने वाले को, रेसिपिएंट को टैक्स भरना है। मैं तो सप्लायर हूं, टैक्स किसे भरना है? रेसिपिएंट को।
मतलब मुझे टैक्स भरना ही नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूं? तो मैं ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं जिसके ऊपर रेसिपिएंट को टैक्स भरना है, तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमने देखा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं। देखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपलसरी, बट अगर वो क्या कर रहे, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रहे, वो मटके वटके रहते हैंडीक्राफ्ट गुड्स, या फिर हैंडमेड शॉल्स, स्टोल्स, वेयर द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 lakhs, उनको भी 20 lakhs या 10 lakhs का थ्रेशोल्ड है फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर वो शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्योंकि इनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है ऑफ कोर्स, राइट। देन नेक्स्ट, जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज to the registered person except those who are liable to registered under section 22(1) or opting the voluntary registration for making supply of services in relation to jewelry, goldsmith, silversmith, wash and other article। मतलब क्या गाइस, अगर कोई जॉब वर्कर है और वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है तो फिर हमने देखा उसको भी कितने लाख की लिमिट है गाइस, 20 लाख रुपए की, प्रोवाइडेड सामने वाला पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। Simple. Then next, the person providing services through e-commerce operator who are required to collect the TCS provided the aggregate turnover does not exceed 20 lakhs। मतलब क्या, देखो the person providing services, ध्यान से सुनना भैया, ये है ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, और ये है सैमसंग, और ये कस्टमर, राइट। तो कस्टमर क्या करता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट हो गए। तो कस्टमर इनको ऑर्डर करता है, तो देखो यहां से ये लोग गुड्स इनको देते हैं और फिर ये, तो ये दिस इज द सैमसंग प्रोवाइडिंग द गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर ये गुड्स का सप्लाई कर रहा है किसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर ये क्या कर रहा है, गुड्स का सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। बट अगर ये सैमसंग सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिवली सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, तो फिर ये सैमसंग किसके थ्रू कर रहा है, अगेन ई कॉमर्स ऑपरेटर, बट इसको थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल रहेगा 10 lakhs या 20 lakhs एज द केस में। अरे समझ में आया। तो अगर कोई बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बट सर्विस कर रहा है तो फिर 10 या 20 लाख की लिमिट। देन कमीशन एजेंट making the supplies on behalf of agriculturist, this is non taxable। commission agents like grain commission, आप देखो ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति वगैरह रहती है, हर APMCs रहते हैं, हर सिटी में रहते हैं, तो वहां पे एक कमीशन एजेंट, दलाल लोग बोलते, जो किसानों से ग्रेन्स लेते और लोगों को बेचते, तो यहां पे उनको रजिस्ट्रेशन, कमीशन एजेंट को जरूरत नहीं। एंड अगर कोई, ये तो देख लिया एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में कर रहा है तो उसको 40 lakhs की लिमिट है, 10 या 20 lakhs की नहीं है। अरे समझ में आया। तो जो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में, और वो आपको ये तो मालूम है कौन कौन से स्टेट्स है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट देखते हैं इसको भी। आधार अथेंटिकेशन, कैसे को बड़े फ्रॉड हो रहे थे, लोग क्या कर रहे थे कि जो जगह एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मतलब लोग फ्रॉड, फर्जी बिजनेस, यू वोंट बिलीव, मेरे पहचान के तो नहीं लेकिन हमारे ग्रुप में आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ग्रुप में, एक लेडी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया किसी पर्सन का, और वो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड थे, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसने किया, तो उसको जेल करवा दिया इन्होंने। मुझे बड़ा ताजुब लगा, मैंने भी कहीं सुनी बात है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो ग्रुप में आता है व्हाट्सएप में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस पे पीडीएफ में या जेपीजी में लेके नाम हटा के अपना नाम खुद का डाल दे रहे थे। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है, ये एड्रेस के अथेंटिकेशन के लिए वैलिड नहीं समझा जा रहा था, लोग बहुत सारे गड़बड़ कर रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अब इसके लिए आधार अथेंटिकेशन लगेगा। मतलब जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी का, तो आधार का ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी अगर वेरीफाई हुआ, मतलब आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहता है, आधार के ओटीपी आते होंगे आपको, रजिस्ट्रेशन करते समय भी ऐसे ही होगा, आधार का ओटीपी आएगा, वो आपको साइट पे डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव। और वो किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, देखो, फॉलोइंग पर्सन शॉल अंडरगो आधार अथेंटिकेशन, इंडिविजुअल,
अगर आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अथोराइज सिग्नेटरी आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उसके डायरेक्टर, मैनेजिंग एंड अथोराइज पार्टनर और कर्ता ऑफ एचयूएफ, ये साइनिंग अथॉरिटीज रहते, कर्ता हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए। तो ये जो भी प्रीमाइसिस रहेगा वो प्रीमाइसिस को वेरीफाई करने के लिए इनको क्या देना पड़ेगा, आधार अथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा। हाउएवर इफ द आधार नंबर इज नॉट असाइन टू अ पर्सन, अगर मान के चलो उस पर्सन का आधार नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा फिर? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम रजिस्ट्रेशन करके देंगे, लेकिन ऑफिसर, ध्यान से सुनना, जो एड्रेस आपने जीएसटी के लिए डला है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पे हमारा ऑफिसर जाएगा विद इन 60 डेज वहां पे जाएगा और फिजिकली वो प्रीमाइसिस का वेरिफिकेशन करेगा इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब जो ऑफिसर और वो जिसके नाम पे वो रजिस्ट्रेशन किया वो पर्सन, अथोराइज पर्सन वहां पे रहेगा और हमारा पर्सन जाके विद इन 60 डेज कभी भी रजिस्ट्रेशन, कभी भी जाके वो प्रीमाइसिस चेक कर सकता है और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो। लेकिन इससे एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? देखो उन्होंने क्या बोला था पहले, रूल 9(5) था एक, रूल 9(5), उसमें बोला है, ध्यान से सुनना, कि आपने एप्लीकेशन कर दिया और विद इन 3 डेज में, ध्यान से सुनना, विद इन 3 डेज में अगर वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ विद इन 3 डेज में, तो फिर ऐसा माना जाता है कि डिम रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया। तो आपने REG 01 में अप्लाई किया, आज 3 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो डिम रजिस्ट्रेशन माना जाता है। लेकिन यहां तो क्या बोला कि हम 60 डेज में कभी भी जाएंगे वहां पे प्रीमाइसिस को विजिट करने के लिए। तो लफड़ा आ गया आप, क्योंकि आपने बोला हमने आज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 3 दिन के अंदर आओ नहीं तो रजिस्ट्रेशन डीम्ड हो जाएगा। तो उन्होंने लिखा कि देखो हमने यहां बोला है कि हम 60 दिन में कभी भी आ सकते, तो 3 दिन वाला रूल 9(5) वाला जो क्लॉज था वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब अगर आपका आधार अथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो हम 60 डेज में कभी भी आएंगे, आपको रूल 9(5) एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो देखो वहां पे बोला द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसिस शॉल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन विद इन 60 डेज। 9(5) डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। तो 3 दिन वाला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। किन के केस में आधार अथेंटिकेशन जरूरी नहीं है? तो इनके केस में तो मैंडेटरी, इसमें सब आ गए लगभग ये 4 में। लेकिन कौन नहीं है? देखो अ पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स उसका कैसे होगा आधार अथेंटिकेशन, सिटीजन ही नहीं हो इंडिया का। एंड अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग, मतलब ये ऊपर के छोड़ के, तो सभी लगभग उसमें आ गए, है ना। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपको डिस्प्ले करना, उसको छुपा के रखेंगे क्या जेब में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को? नहीं, तो प्रोमिनेंट प्लेस पे उसको लगाना पड़ेगा आपको। बिजनेस प्रीमाइसिस में प्रोमिनेंट, लोगों को दिखना चाहिए कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, और आपके बोर्ड पे भी जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा, राइट। तो देखो अ प्रोमिनेंट लोकेशन एट द प्रिंसिपल बिजनेस एंड एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका ब्रांच है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो आपको वहां भी ये सर्टिफिकेट को लगाना पड़ेगा, कॉपी कर। देखा होगा आपने बहुत बार, आपको इस शॉप में जाओ तो लैमिनेट करके लगा हुआ रहता है ऐसा प्रोमिनेंट, जहां पे वो मालिक बैठता है दुकान का, उसके ऊपर ऐसे सर्टिफिकेट्स लगे हुए रहते हैं, तो वहां पे लगाना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, ये हमने देखा है, राइट। एडवांस में लेना पड़ता है 5 डेज बिफोर, लेकिन ये कितने दिन के लिए रहता है? देखो 5 डेज बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्विस, है ना। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सीटीपी और एनआरटीपी फॉर द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब जैसे देखो अनुष्का की शादी में मुझे इंदौर में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करना था, राइट। तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए रहेगा? मान के चलो उसका इवेंट है 10 दिन का, 10 डेज और 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड। अगर कोई शादी है जो 5 महीने चलने वाली है तो 5 महीना मतलब 150 डेज और 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 90 डेज तक वैलिड रहे। शादी एग्जाम्पल दिया, और भी कोई बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये 90 डेज का पीरियड फर्दर 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, सिंपल। और टैक्स भरना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन, मेक एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ये तो ऑलरेडी बता दें, राइट। वेरी सिंपल पॉइंट। देन क्या आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट कर सकते हो? ऑफ कोर्स करके देना पड़ेगा भाई। बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया, लीगल नेम एडी क्लासेस का मैंने चेंज कर दिया, बुक माय वीडियोज ऐसा मैंने लेक्चर नाम चेंज कर दिया, तो कर सकते। तो लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा आपको
विद इन 15 days ऑफ सच अ चेंज होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका फॉर्म है 14 अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो एड्रेस चेंज हुआ तो चेंज एड्रेस का मुझे सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ सकता है। अमेंडमेंट कैंसिल हो सकता है क्या रजिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स। अब देखो, कैंसिलेशन दो टाइप के होते हैं, या तो डिपार्टमेंट खुद कैंसिल करेगा, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रावेन कर दिया कोई प्रोविजंस को, या मैं टैक्स नहीं भर रहा हूं, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं, तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। या मेरा बिजनेस खुद का ही बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, या मैंने बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो मैं रजिस्ट्रेशन को क्या कर डालूंगा? कैंसिल कर। सिंपल। देखो, ईदर ऑन हिज ओन मोशन और एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजन हो सकते। और डिपार्टमेंट देखो, प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल। अब डिपार्टमेंट कब कैंसिल करेगा? अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड कॉन्ट्रावेंटेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर मैंने कोई प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन कर दिया, या फिर मैंने कंसेक्यूटिव 3 पीरियड के रिटर्न नहीं भरे। कंपोजिशन डीलर हूं मैं, आई एम अ कंपोजिशन डीलर, मतलब कंपोजिशन डीलर को आप ये देखेंगे अपन रिटर्न्स में 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है, क्वार्टरली, और मैंने 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के रिटर्न नहीं भरे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों क्वार्टर के रिटर्न नहीं भरे, तो जनवरी में वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर डाले। अरे समझ में आया? मैं अगर कंपोजिशन डीलर, और मैं अगर अदर देन कंपोजिशन हूं, तो मुझे मंथली रिटर्न भरना है। मंथली, ध्यान से सुनो, मंथली। अब उन्होंने बोला कि अगर आपने मंथली 6 मंथ के रिटर्न नहीं भरे, ये 6 मंथ के रिटर्न नहीं भरे, कंसेक्यूटिव 6 मंथ, तो फिर कंसेक्यूटिव मतलब लाइन से, तो फिर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर। एनी पर्सन अदर देन कंपोजिशन हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो कंपोजिशन डीलर है और उसने 3 क्वार्टर के रिटर्न नहीं भरे कंसेक्यूटिव, और नॉर्मल पर्सन है उसने 6 मंथ के नहीं। और रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या गलत डॉक्यूमेंट बता के लिया होगा, वो बाद में ध्यान में आया उनके, अरे इसने तो साला फ्रॉडुलेंटली रजिस्ट्रेशन लिया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल करवा सकता है। सिंपल। देन रिवोकेशन, हाँ, अब ये कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनो, रिवोकेशन मतलब क्या? कैंसिल हो गया। अब क्या ये कैंसिल हुए रजिस्ट्रेशन को मैं वापस रिवोक कर सकता हूं? मैं उनको समझा सकता हूं कि भाई देखो यार, मेरी गलती हो गई थी साहब, मैंने 6 मंथ के रिटर्न नहीं भरे, क्योंकि मैं जेल में था, वहां पे फैसिलिटी नहीं थी, इंटरनेट ही नहीं था। अब मैं बाहर आ गया हूं, मैं अब पूरे रिटर्न आपके प्रॉपर भर दूंगा, टैक्स वैक्स सब भर दूंगा। अब मुझे क्या करो? रिवोक कर दो, कैंसिलेशन जो आपने किया उसको हटा दो, रिवोक कर दो, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन लाइव कर दो। तो हो सकता है, देखो, रिवोकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, जब इन्होंने कैंसिलेशन ऑर्डर दिया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दो, और पेंडिंग रिटर्न्स जो है आपके वो सब भरना पड़ेगा, पूरे पेंडिंग रिटर्न जो जो आपके 6 मंथ के बाकी है वो सब रिटर्न आप भर दो, वो रिवोक कर देंगे। ओके, सिंपल, रिवोकेशन। एंड लास्ट इज साइनिंग अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट। कौन कौन साइन कर सकता है? देखो, रिटर्न को कौन कौन साइन? इंडिविजुअल अगर है तो इंडिविजुअल खुद, इफ ही इज मेंटली इनकैपेसिटेड देन हिज गार्डियन, इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया देन अ पर्सन अथोराइज्ड बाय, तो मैं खुद, मैं नहीं, मिस्टर तुकाराम खुद, अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेड है तो तुकाराम का लीगल गार्डियन, या फिर अ पर्सन अथोराइज्ड बाय हिम, अगर वो इंडिया में नहीं, मान के छोड़ तुकाराम है कहां पे? यूएस में, यहां पे आता ही नहीं, तो उसने एक मिस्टर सखाराम को अथोराइज करके रखा, वो साइन करेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के केस में करता, ये तो आपको मालूम है। कंपनी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अथोराइज पर्सन। गवर्नमेंटल ऑफिस है कोई, जैसे मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिस हो सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनके केस में ऑफिसर अथोराइज। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर। एसोसिएशन है एओपी वगैरह, अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, अथोराइज सिग्नेटरी। ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट रहते, उनके केस में ट्रस्टी और अथोराइज सिग्नेटरी। एंड इसके अलावा कोई भी है तो अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। तो ये सब लोग रिटर्न को साइन करो। देखो गाइस, ये सब मैंने आपको समराइज फॉर्म में पूरा दिया है, एग्जाम ओरिएंटेड। अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से, इतना भी पढ़ के गए ना तो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। पूरे चैप्टर के मैंने क्रक्स उठा उठा के इसमें डाले, तो इतना लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए तो आपको तकलीफ नहीं जाए। चलो एक शायरी बता देता हूं। इरशाद, इरशाद, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते। गाइस देखो,
इरशाद, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर आप आते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।